नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर। हम कारक प्रकरण की इस कड़ी के अंदर आज हम कर्म कारक को लेने जा रहे हैं। कर्म कारक से संबंधित यहाँ पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं विद्यार्थियों। तो कर्म कारक से संबंधित जितने भी आपकी समस्याएं ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से हुई या फिर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कहीं पर आपको समस्याएं हो रही है, तो वो सारा सिस्टम यहाँ से हम लेके चलेंगे। और कर्म कारक के अंदर हमने पिछली बार कर्ता कारक के अंदर पिछली क्लास के अंदर आपके लिए 3 प्रश्न दिए थे क्लास के एंड के अंदर। वो आपने काफ़ी लोगों ने, जिसने पूरा वीडियो देखा, पूरी क्लास देखी, जिसने पूरी क्लास अटेंड की कर्ता कारक की, उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर भी अवश्य दिए थे। तो विद्यार्थियों पूरी क्लास देखिएगा। क्लास के अंत में मैं आपके लिए कुछ अगले कारक के संबंधित या इस कारक से संबंधित आपके जो गूढ़ प्रश्न होते हैं, गहन प्रश्न होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न मैं आपके अभ्यास के लिए देता हूँ, जिसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपसे पाना चाहता हूँ। तो विद्यार्थियों, पहले मैं प्रश्नों के उत्तर दे देता हूँ। और देखिएगा, इति शब्द के योग में विद्यार्थियों प्रथमा विभक्ति होती है। काफ़ी विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सही भी दिया था कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और कुछ विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दिया था सप्तमी। देखिए, जो अविभाव समास होता है, अविभाव समास के अंदर जो अधि अव्यय होता है वो इति अर्थ में होता है, और अधि अव्यय के योग में सप्तमी विभक्ति अविभाव समास के अंदर होती। तो अधि अव्यय के स्थान पर इति लिखा जाता है, ना कि वो इति सप्तमी वाला इति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इति शब्द के योग में यदि कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इति शब्द के योग में आपको प्रथमा विभक्ति बतानी है। इति शब्द से योगे प्रथमा विभक्ति भवति। द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीय नाम के सूत्र से होती है। द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीय नाम के सूत्र से होती हैं। और कर्म कारक का सूत्र है कर्तुर्रिप्सित तमम कर्म। आज हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश रहेगी कि इस क्लास को आप पूरा देखें। लॉकडाउन के अंदर पूर्णतः निःशुल्क रीड की क्लासों का आनंद लें, और आनंद लेते हुए और अपने आप को अध्ययन में तत्पर रखें, और तत्पर रखते हुए आपकी जो अधिगम में कठिनाइयाँ और बाधाएं, समस्याएं, उनको दूर करने का प्रयास करें। कुल मिला के मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि आप क्लास को निरंतर देखते रहें। आपका प्यार, स्नेह जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से और वीडियो को शेयर और स्टेटस के माध्यम से जो मैंने देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कल मैं आपके लिए एक मोटिवेशन क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर जिन जिन विद्यार्थियों की हाईलाइट कमेंट्स हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और सभी विद्यार्थियों के आपके अपने YouTube चैनल पर मैं नाम उद्घोष भी करूँगा। हालांकि इन्हीं नामों को मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट भी डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन प्राप्त हो, मुझे भी हो। और अच्छा लगता है जब आप इस प्रकार के अच्छे कमेंट करते हो और अपने विषय के प्रति जागरूक रहते हो। तो आपके लिए इसी तत्परता के साथ मैं आपके लिए ये क्लासेस लेके आता हूँ। और आपसे एक और ख्वाहिश रहेगी मेरी, आपसे एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप 2 दिन में 24 घंटों में 48 घंटों में जो व्यूज़ आप 500, 550, 600 व्यूज़ दे रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि रीट की तैयारी करने वाले आप कोई 400-500 लोग तो हो नहीं, 2 से 3 हज़ार टेलीग्राम चैनल पे लोग जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर भी हैं। तो आप सभी अपने मित्रों को, रीट की तैयारी करने वाले मित्रों को कहिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाएं, ताकि कम से कम 24 घंटों में 1 के व्यूज़ आए, मतलब 1000 लोग देखें। तो क्लास देने का, आपको पढ़ाने का जो आनंद है वो अलग ही प्राप्त होता है, और जो खुशी महसूस होती है वो अलग ही होती है। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप 24 घंटों में इस एक क्लास को 1 के व्यूज़ ज़रूर देंगे। इसी आशा के साथ मैं आपके लिए कर्म कार्य की ओर चलता हूँ। ज़्यादा नौ बकवास सीधी क्लास के इस फॉर्मूले के साथ मैं आपकी क्लास की ओर बढ़ता हूँ। तो देखिएगा विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज कर्म कारक की। किसकी बात करने जा रहे हैं? कर्म कारक की हम बात करने जा रहे हैं। कर्म कारक जो है, इसका सबसे पहले तो हम नंबर 1 सूत्र देखेंगे। कर्म कारक का सूत्र क्या है? कर्म कारक का सूत्र, और ये सूत्र क्या कहता है? कर्म कारक का सूत्र, व सूत्र ये क्या कहना चाहता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसका सूत्र है कर्तु रिप्सित मम, कर्तुर्रिप्सितमम कर्म।
क्या करना चाहता है विद्यार्थी? देखिएगा, कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाहता है, कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी क्या होती? कर्म संज्ञा होती है। उसकी क्या होती? कर्म संज्ञा होती है। अर्थात कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाहेगा उसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्म संज्ञा जब होती है तो एक सूत्र आता है विद्यार्थियों, और वो सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। क्या सूत्र आता है? कर्मणि द्वितीय नाम का एक सूत्र विद्यार्थियों आता है, और इस कर्मणि द्वितीय नाम के सूत्र से आपके कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, कर्म कारक को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो आपका अनुक्त कर्म कारक। अनुक्त कर्म कारक क्या होता है उसको पढ़ेंगे। अनुक्त कर्म कारक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, अनुक्त कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के बारे में। 2 नंबर पे विद्यार्थियों हम इसके अंदर देखेंगे उपसर्ग प्लस विशिष्ट धातुएं। उपसर्ग प्लस धातु विशिष्ट धातुएं जो आधारवाचक कर्म की क्या करें? कर्म का जो आधार है, आधारवाचक कर्म, आधारवाचक जो कर्म है उसको हम पढ़ेंगे। कुछ विशिष्ट उपसर्गों के साथ विशिष्ट धातुओं के माध्यम से क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी इन सूत्रों के माध्यम से, और वहाँ पर हम कर्म संज्ञा करते हुए द्वितीय विभक्ति करते हुए कर्म कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और वो है आपका उपपद कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति। उपपद कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और चौथा हम प्रकार यहाँ पर विद्यार्थियों पढ़ेंगे मुख्य व गौण कर्म के बारे में। मुख्य व गौण कर्म के बारे में जो षोडश जो आपकी द्विकर्मक धातुएं हैं। कौन सी धातुएं? द्विकर्मक जो विद्यार्थियों धातुएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। षोडश जो आपकी द्विकर्मक धातुएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा, अनुक्त कर्म कारक और उपसर्ग प्लस धातु आधारवाचक कर्म कारक को हम एक क्लास के अंदर लेने का प्रयास करेंगे, और उपपद द्वितीय विभक्ति और मुख्य या गौण कर्म कारक जो है इसको हम दूसरी क्लास में लेने का प्रयास करेंगे। देखिए, हालांकि 25 से 28 मिनट या 25 से 30 मिनट की क्लास पर्याप्त होती है। इससे ज़्यादा क्लास देख पाना विद्यार्थी बोरिंग टाइप महसूस करता है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपके 20 से 25 मिनट की क्लास या फिर 25 से 30 मिनट की क्लास हो, ताकि आप भी क्लास को पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से देख सकें। इसलिए मैं इस कर्म कारक को, जो कर्म कारक जो आपकी प्रत्येक संस्कृत की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अर्थात रीट के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 6 से 7 इसके सूत्र आएंगे। अनुक्त कर्म कारक के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। उपपद द्वितीय विभक्ति के यहाँ पर कम से कम, उपपद मतलब विशिष्ट शब्दों के माध्यम से जहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे उपपद द्वितीय विभक्ति कहते हैं। और मुख्य व गौण कर्म कारक जो आपका अकथितम च अर्थ निबंधनीय संज्ञा जो होती है अकथितम सूत्र से, इन 16 द्विकर्मक धातुओं की 2 कर्मों वाली धातुएं हैं, तो यहाँ पर हम इसको विशिष्ट रूप से देखें, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसको हम अच्छी प्रकार से भली भांति इसका अध्ययन करेंगे। तो ये सारा सिस्टम है, ये पूरा का पूरा आपका क्लियर होने पर मुझे फिर ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कर्म कारक संबंधी कोई भी डाउट आपकी किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू नहीं रहेगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो। ये सारा सिस्टम पढ़ने के बाद आपका कारक से संबंधित, कर्म कारक से संबंधित कर्ता कारक को हम पढ़ चुके, कोई भी समस्या नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। तो विद्यार्थियों, हम चल रहे हैं सबसे पहले इस कर्तुरीप्सितमम कर्म कर्मणि द्वितीय से हम पहले अनुक्त कर्म कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात विशिष्ट धातुओं विशिष्ट उपसर्गों के माध्यम से आधारवाचक कर्म की बात करेंगे, और उसके पश्चात हम उपपद द्वितीय और इस प्रकार से हम अकथितम च से 16 आपकी द्विकर्मक धातुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, अनुक्त कर्म आपके लिए आज का एक प्रश्न है। उक्त कर्मणि का विभक्ति भवति। उक्त कर्मणि विभक्ति, उक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है, आपका आज का प्रश्न है। उक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है? देखिएगा, अनुक्त जो कर्म है, क्या उक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, क्या तृतीय होती है, क्या चतुर्थी होती है, या पंचमी होती है, कौन सी होती है, ये आपको प्रश्न बताना है। अनुक्त जो कर्म है, कैसा कर्म है विद्यार्थियों? अनुक्त कर्म। अनुक्त कर्म में कर्मणि द्वितीय या कर्तुरीप्सितमम कर्म सूत्र से द्वितीय विभक्ति का
प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। उक्त कर्म के अंदर आपकी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ये आपके लिए प्रश्न है। और अनुक्त कर्म मतलब अप्रधान कर्म में, यहाँ पर जो वाक्य हम पढ़ेंगे उसके अंदर जो कर्म होगा वो प्रधान नहीं होगा, और प्रधान नहीं होगा तो उसके अंदर अप्रधान अर्थात अनुक्त, अप्रधान से तात्पर्य अनुक्त, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर्तुरीप्सितमं कर्म कर्मणि द्वितीय सूत्र से होता है। जैसे वाक्य देखें हम तो यहाँ पर देखिएगा, रामः वनम गच्छति, राम वनम गच्छति, राम वनम गच्छति। दूसरा देखिएगा, सीता भोजनम पचती, सीता भोजन बनाती हैं। तीसरा देखिएगा, लक्ष्मणः काष्ठानि आनयति, लक्ष्मण काष्ठानि आनयति अर्थात लकड़ियाँ लाता है, लक्ष्मण लकड़ियाँ लाता है। अब देखिएगा, गच्छति क्रिया, पचती क्रिया और आनयति क्रिया के माध्यम से कर्ता जो है गच्छति क्रिया के माध्यम से सर्वाधिक वन जाना चाहता है। यहाँ पर कर्ता जो है दूसरे वाक्य के अंदर पचती क्रिया के माध्यम से सर्वाधिक किसे चाहता है? भोजन बनाना चाहता है, भोजन को पकाना चाहता है। यहाँ पर जो कर्ता है तृतीय वाक्य में आनयति लाने की क्रिया के माध्यम से किसको सर्वाधिक चाह रहा है? इसको इष्ट, किसको इष्ट कौन है सर्वाधिक? काष्ठानी है अर्थात लक्ष्मण आनयति लाने की क्रिया के माध्यम से लकड़ियों को लाना चाह रहा है। तो विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ पर वनम, यहाँ पर विद्यार्थियों आपका भोजनम और यहाँ पर आपका काष्ठानी, ये तीनों क्या है? अनुक्त कर्म है विद्यार्थियों। कैसे कर्म है? अनुक्त कर्म है। और इन वाक्यों में उक्त कौन है? इन वाक्यों में देखिएगा, ये जो कर्ता है राम सीता और लक्ष्मण, ये उक्त हैं, क्योंकि जिसके माध्यम से क्रिया का वचन और पुरुष हो उसे उक्त कहेंगे। यहाँ पर राम के अनुसार गच्छति, राम संज्ञावाची कर्ता है, इसलिए गच्छति क्या है आपकी संज्ञावाची कर्ता के अनुसार प्रथम पुरुष का एक वचन, राम में एक वचन, क्रिया में भी एक वचन, सीता में एक वचन, क्रिया में एक वचन, लक्ष्मण में एक वचन, क्रिया में भी एक वचन का प्रयोग। तो यहाँ उक्त राम है, अनुक्त आपका क्या है? कर्म कारक है। राम कर्ता है, ये जो सारे कर्ता है ये उक्त हैं, और वनम भोजनम और काष्ठानी ये क्या आपके अनुक्त, जो अनुक्त है इसलिए इसके अंदर कौन सा कारक? कर्म कारक, कर्तुरीप्सितमं कर्म और कर्मणि द्वितीय के माध्यम से। ये तो हो गए अनुक्त कर्म के बारे में, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुक्त कर्म किसे कहा जाता है और उक्त कर्म किसे कहा जाता है। उक्त जो होगा उसके अनुसार वाक्य में क्रिया का वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाएगा, और अनुक्त होगा उसके अंदर सीधी कारकों के माध्यम से विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलेंगे कुछ विशिष्ट सूत्रों के माध्यम से, सूत्र हम पढ़ेंगे, कुछ विशिष्ट सूत्र जो जिसके पूर्व में कुछ उपसर्ग होंगे, उनके माध्यम से उनके आधार की कर्म संज्ञा होगी। हालांकि आधार के अंदर आधारो अधिकरणम से अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति होती है, किंतु यहाँ पर जो ये आधार कुछ विशिष्ट सूत्रों के माध्यम से कर्म कारक के अंदर आधार हो रहे हैं, विशिष्ट रूप से आधार हो रहा है, वो कर्म की यहाँ पर कर्म संज्ञा कर रहा है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम यहाँ पर बात करेंगे, आपका सूत्र नंबर 2 है और वो है अधिसिंह स्था साम कर्म। अच्छी प्रकार से समझिएगा, अधिसिंह स्था साम कर्म, अधिसिंह स्था साम कर्म। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छी प्रकार से विद्यार्थियों। अधिसिंह स्था साम कर्म क्या कहना चाहता है? अधि, यहाँ पर विद्यार्थियों एक उपसर्ग है, अधि उपसर्ग। क्या उपसर्ग है? अधि। धातुएं कितनी? 3, सी, स्था और आस धातु। देखिएगा, सबके आगे एक उपसर्ग रहेगा, अधि। क्या उपसर्ग रहेगा विद्यार्थियों? अधि उपसर्ग रहेगा। तीनों धातुओं के आगे अधि उपसर्ग रहेगा। किस प्रकार से देखिएगा आप यहाँ पर, अधि प्लस सिंह की सी धातु, अधि प्लस अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु जिसको तिष्ठादिश हो जाएगा, और अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु। कौन सी धातु? आस धातु। मैं अब तीनों धातुओं के आपको अर्थ बताता हूँ। सी का मतलब शयन करना, स्था का मतलब ठहरना, स्था की जगह तिष्ठ आदेश हो जाएगा विद्यार्थियों। जैसे इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे तब तिष्ठ होता है। आस धातु का मतलब होता है बैठना। अब देखिएगा यहाँ पर आप विद्यार्थी, ये सूत्र क्या कहता है? अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु, स्था धातु और आस धातु के क्रिया के आधार की, किसकी? क्रिया के आधार की। क्रिया का आधार क्या है?
उसकी कर्म संज्ञा करेगा। ये विशिष्ट सूत्र कर्म संज्ञा करता है। आधारो अधिकरणम, अधिकरण कारक में आधार की अधिकरण संज्ञा करके सप्तमी सप्तम अधिकरण च सूत्र से सप्तमी विभक्ति करता है। किंतु ये विशिष्ट सूत्र कर्म, इस क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा और उस कर्म संज्ञा करते हुए उसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। विशिष्ट सूत्र है, ध्यान रखिएगा, विशिष्ट उपसर्ग, विशिष्ट धातुओं, विशिष्ट पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों के माध्यम से आधार की यहाँ पर कर्म संज्ञा की है। तो यहाँ पर अधि सी, जैसे देखिएगा यहाँ पर है जैसे कि एक वाक्य हम ले, यहाँ पर वाक्य बने तो यह क्रिया का आधार क्या, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मीमांसा, मीमांसा पर्यंकम, मीमांसा पर्यंकम अधिसेते, क्या है, अधिसेते। यहाँ पर आप देखिए मीमांसा पर्यंकम अधिसेते, अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु का प्रयोग होने पर क्रिया का आधार क्या है, क्रिया का आधार है मतलब पर्यंकम मतलब पलंग। यहाँ पर सोने का आधार, सोना, सोने का आधार पलंग, पलंग पर ही सोया जाता है। खाट पर सोया, खटवायाम सेते, खटवायाम सेते ऐसा भी आ सकता है। खटवाम सेते, खटवायाम सेते, खटवाम सेते, इस प्रकार से भी हम प्रयोग कर सकते हैं अधिसेते। किंतु यहाँ मीमांसा जो है वो किस स्पर्श होती है, अधिकरण कारक होना चाहिए, आधार है, यहाँ पर आधार की अधिकरण सप्तमी होनी चाहिए। किंतु अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु के प्रयोग के कारण पर्यंक शब्द के अंदर सप्तमी विभक्ति अधि उपसर्ग आने की वजह से, किस वजह से हुई द्वितीय, अधि उपसर्ग आने की वजह से। दूसरा यहाँ पर आएगा विद्यार्थियों, जैसे रामः, रामः आसंदिम, रामः आसंदिम, आसंदिम, या फिर आप इसको इस प्रकार से ले लेते हैं, हाँ, राम आसंदिम, राम आसंदिम अध्यास्ते, अध्यास्ते। राम कुर्सी पर बैठता है, राम कहाँ पर बैठता है विद्यार्थियों, कुर्सी पर बैठता है। और फिर आपका देखिएगा अगला है शिक्षक, शिक्षक विद्यालयम अधि तिष्ठति, शिक्षक विद्यालय में ठहरता है, शिक्षक विद्यालय में ठहर, अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु के कारण विद्यालय में द्वितीय, अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग में आसंदी अर्थात कुर्सी के अंदर द्वितीय विभक्ति, अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु के योग में पर्यंकम में आपकी कौन सी विभक्ति हो गई, यहाँ पर आपकी विभक्ति हो गई द्वितीय विभक्ति। तो किस कारण से यहाँ पर कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति हुई, अधि उपसर्ग पूर्व में होने के कारण इन तीनों धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार यदि हम तीसरे सूत्र की बात करें तो यहाँ पर सूत्र आता है विद्यार्थियों उपान वद्यांग वस। अब यहाँ पर उपसर्ग है 4 और धातु है 1। वहाँ पर क्या था विद्यार्थियों, वहाँ पर आपका उपसर्ग था 1 और धातु है 3। यहाँ पर आपका उपसर्ग है उप, दूसरा है अनु और तीसरा है अधि और चौथा है आम। कितने उपसर्ग हो गए विद्यार्थियों, 4 प्लस वस धातु का प्रयोग हो तो वहाँ पर उपान वद्यांग वस, इस तीसरे सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में आधार, क्रिया के आधार में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो विद्यार्थियों देखिएगा यहाँ पर जब द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, उपसर्ग उप अनु अधि आंग, मैं आपके यहाँ पर क्रिया सारी की सारी निर्मित कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ सारी क्रियाएं मैं पहले निर्मित कर देता हूँ। उप वसति, उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु, अनुवसति, अनुवसति और अधि वस्ति और विद्यार्थियों आपकी आ वस्ति। कितने उपसर्ग, 4, आंग उपसर्ग का आशेष बचता है। अब यहाँ पर हम इन 4 उपसर्गों के माध्यम से और वस धातु के माध्यम से यहाँ पर हमें वाक्य निर्माण करें तो वाक्य निर्माण में देखिएगा जैसे ऋषि, क्या है विद्यार्थियों, ऋषि वनम, ऋषि वनम उपस्थिति, ऋषि वन में निवास करता है। दूसरा वाक्य यदि हम विद्यार्थियों देखें तो सीता प्रासादम
प्रासादम अनुवसति, सीता महल में निवास करती हैं, सीता महल में निवास करती हैं। तीसरे वाक्य की यदि हम बात करें तो रामः अयोध्याम अधिवसति, राम अयोध्या में निवास करता है। चौथे वाक्य की बात करें तो जनकः जनकपुरीम आवसति, जनक नाम का राजा जनकपुरी में निवास करता है, रहता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो उपान वद्यांग वस, इस सूत्र में उपसर्ग कितने हैं? इसके अंदर 4 उपसर्ग है। कितने उपसर्ग हैं? 4 उपसर्गों के बाद में एकमात्र धातु है निवास करने अर्थ में। कौन सी धातु है? वस। वस धातु जो है आपकी, वस धातु किस अर्थ में है? निवास करने अर्थ में, निवास करने अर्थ में वस धातु है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि सी धातु से पूर्व अधि उपसर्ग नहीं होगा तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अधि पूर्वक आस धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग नहीं है तो यहाँ आसंधि के अंदर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। स्था धातु के आगे अधि उपसर्ग नहीं है तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? यहाँ जो आपकी है वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार ऋषि वनम उपवसति, उपसर्ग वस धातु से पहले उपसर्ग अनु अधि और आ उपसर्ग नहीं है तो यहाँ वनम प्रसादम अयोध्याम जनकपुरीम के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उपसर्ग पूर्व में है तभी यहाँ पर कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हो रही है, उपसर्ग पूर्व में नहीं है तो यहाँ कर्म कारक व द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उपसर्ग आगे नहीं होंगे, ये जितने भी वाक्य लिखे हुए हैं तो यहाँ पर कर्म के अंदर सभी कर्मों के अंदर आपकी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा और तीसरा सूत्र जो आधार के माध्यम से क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति करने का प्रयास करता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं इसको। और फिर हम आगे जो आपका सूत्र है उस सूत्र की ओर चले तो आपका सूत्र है काला ध्वानो रत्यंत संयोगी। क्या सूत्र है आपका विद्यार्थियों? काला ध्वानो रत्यंत संयोगी। हाँ, मैं आपका यहाँ बोर्ड साफ कर देता हूँ। वाइट पट्टना, ये श्वेत पट्टम है विद्यार्थियों, श्याम पट्टम नहीं है, श्वेत पट्टम है। तो आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से आपके प्रश्न का निर्माण और किस प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर देना है। संपूर्ण कारक जो आपके सातों के सातों छह के छह कारक और सातों विभक्तियों के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। चौथा जो आपका विद्यार्थियों सूत्र है वो है काला ध्वनो रत्यंत संयोगी। काला ध्वनो रत्यंत संयोगी। देखिएगा, 2 शब्द है। एक है आपका काल, तात्पर्य समय वाचक पद या शब्द। दूसरा है अध्वन, अध्वनो, अध्वन से तात्पर्य मार्ग वाचक पद या शब्द के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों? यहाँ पर अध्वन और मार्ग वाचक जो शब्द है उसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर आपकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अत्यंत संयोगी क्या कहता है देखिएगा, अत्यंत संयोगी संपूर्ण। अत्यंत संयोगी से तात्पर्य रहेगा विद्यार्थियों संपूर्णता, संपूर्णता प्रतीत हो तो या द्योतित हो तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? अत्यंत संयोग हो अर्थात संपूर्णता हो, किसी वाक्य में संपूर्णता हो तो वहां पर कालवाचक और अध्वनवाचक शब्दों के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यदि संपूर्णता द्योतित नहीं हो, संपूर्णता द्योतित नहीं हो तो वहां पर कौन सी विभक्ति का? संपूर्णता प्रतीत नहीं हो तो वहां पर कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। संपूर्णता नहीं हो रही है तो वहां पर षष्ठी, और संपूर्णता है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिएगा, एक वाक्य देखते हम, और हमारा वाक्य है वाक्य हमारा ये है स मासम
समासम व्याकरणम अधीते। समासम व्याकरणम अधीते, वह जो आपका है एक महीने में, लगातार एक महीने में क्या करता है, व्याकरण को, संपूर्ण व्याकरण को पढ़ लेता है। लगातार का भाव आ रहा है, संपूर्णता, एक महीने में पूरी पूरी व्याकरण को पढ़ लेता है, संपूर्णता का भाव है। अतः यहाँ पर जो मासम के अंदर है ये क्या है, समयवाचक शब्द है, और इसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। अध्वन की यदि हम बात करें, मार्गवाचक शब्द की हम बात करें, तो यहाँ पर आ जाएगी क्रोसम, क्रोसम कुटिला नदी, क्रोसम कुटिला नदी, एक कोस तक नदी क्या है, टेढ़ी मेढ़ी। कुटिला का मतलब क्या है, टेढ़ी मेढ़ी। अब देखिए क्रोसम जो है ना, क्रोसम ये, या सा नदी, आप इसको यहाँ पे इस प्रकार से ले सकते हैं, सा क्रोसम कुटिला नदी अस्ति, वह जो कोस भर टेढ़ी मेढ़ी नदी है, टेढ़ी मेढ़ी नदी क्या है, बहती है। नदी स्त्रीलिंग का है, इसलिए सा यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो संपूर्णता प्रतीत हो रही है, मतलब संपूर्णता का मतलब एक कोस तक लगातार नदी क्या है, कुटिल है, टेढ़ी मेढ़ी बहती है, इस वजह से ये संपूर्णता प्रतीत हो रही है। इसका खंड बीच में टूट नहीं रही, संपूर्णता के मतलब लगातार हो रही, इसलिए यहाँ पर आपके कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया, कालाध्वन और अत्यंत संयोगे सूत्र से आपकी कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। आगे हम यदि हम सूत्र की बात करें तो अगला आपका पांचवा सूत्र रहेगा अंतरा अंतरेण युक्ते। क्या है विद्यार्थियों, अंतरा अंतरेण युक्ते। चौथा जो आपका सूत्र था कालाध्वन और अत्यंत संयोगे। पांचवें हम सूत्र की बात करेंगे अंतरा अंतरेण युक्ते। कौन सी विभक्ति, द्वितीय। दो अव्यय, कितने अव्यय हैं विद्यार्थियों, दो अव्यय। एक है आपका ये अव्यय है अंतरा और अंतरेण, एक अव्यय है आपका अंतरा, दूसरा अव्यय विद्यार्थियों आपका अंतरेण। अंतरा और अंतरेण के योग में, इन दो अव्ययों के योग में, अंतरा व अंतरेण, इन दो अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा त्वाम माम च, वाक्य के हम यदि बात करें, त्वाम माम च अंतरा, त्वाम माम च अंतरा हरि अस्ति। तेरे और मेरे बीच में, तेरे और मेरे बीच में क्या है, त्वाम माम च, त्वाम और माम, तेरे और मेरे बीच में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। मैं पेपर कारक चिन्ह का प्रयोग आ रहा है, किंतु यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति कर देंगे। त्वाम और माम च में अंतरा शब्द के योग में, किस शब्द के योग में, अंतरा शब्द के योग में, तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया यहाँ पर। और द्वितीय विभक्ति होने से यहाँ पर किसकी वजह से हुई, अंतरा और अंतरेण शब्द के योग में। दूसरी यदि हम वाक्य को देखें तो विद्याम अंतरेण न सुखम। क्या विद्यार्थियों, विद्याम अंतरेण न सुखम। विद्या के बिना, विद्या के बिना इस संसार में सुख नहीं है। यदि हम पढ़े लिखे हैं तो कोई भी कार्य कर सकते हैं, आराम से हम अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार हमारे पैसा कोई भी ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। अध्ययन करके हम नौकरी पेशा कार्य कर सकते हैं, या फिर कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब हमारे पास समझ और विद्या होगी तभी, जानकारी होगी तभी विद्या, विद्या के बिना सुख नहीं है। तो अंतरेण, इस अंतरेण अव्यय, ये अव्यय है, कोई तृतीय विभक्ति का शब्द नहीं है। विद्या के बिना सुख नहीं है। अंतरेण शब्द के योग में विद्या शब्द के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का। किस सूत्र से, इस पांचवें सूत्र से, अंतरा अंतरेण युक्ते। आपको मैं दो तीन और सूत्र, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। मैं आपको दो तीन सूत्र और देने का प्रयास करूँगा। और जैसे इसके बाद में हम सूत्र लेंगे तथा युक्तम चानिपशितम, तथा युक्तम चानिपशितम अभिनिविशश्च नाम के दो सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आज का कर्म कारक जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का आपका कर्म कारक जो आपका है, कर्म कारक टॉपिक के अंदर
3 से 4 प्रकार से हम 3-4 प्रकार की क्लासों के माध्यम से इसको पूर्ण करेंगे। विद्यार्थियों, क्लास अच्छी लग रही है तो बीच में बार बार कह रहा हूँ, कम से कम 24 से 48 घंटों में जब 1 के व्यूज़ मिलें मुझे किसी एक क्लास के, एक वीडियो के, तो मुझे भी पढ़ाने की बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। आपको अगर क्लासें देख करके आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, और ऐसा तो रीट के 15-16 लाख या 14 से 15 लाख फॉर्म भरे के, जिसके अंदर ऐसा नहीं 500-600 लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अपने सभी मित्रों को प्रेरित कीजिए, क्लास देखिए, व्यू बढ़ा दीजिए, उसमें कोई आपके घाटा आपको है नहीं, आपको लाभ ही प्राप्त होगा। इस प्रकार की मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी मेरी मेहनत का फल मिलना चाहिए, और आप जो मेहनत कर रहे हो आपको भी इस क्लास का अच्छा फल मिलना चाहिए। अच्छे नंबर जब आएंगे, जब आपके 29-30 नंबर जब 30 में से संस्कृत के अंदर आएंगे, तब आप इन क्लासों को देख करके अंदर अंदर कितने मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। और जब आप इन क्लासों को देखते हो, अपने मित्रों के साथ शेयर करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, पढ़ते हुए और अन्यों को भी जागरूक करते हुए पढ़ते हुए जाएंगे, तब आपको भी कितना अंदर से खुशी महसूस होगी और मुझे भी कितनी खुशी महसूस होगी। तो विद्यार्थियों, अगले हम 6ठे और 7वें सूत्र की ओर चल रहे हैं। ज़्यादा इसके अंदर रटने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी प्रकार से आपको इनको 1 बार 2 बार क्लास को रिवाइज करके, बैक करके, या फिर 1 बार देख ली तो कल परसों और 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये आराम से याद हो जाएंगे। श्रव्य और दृश्य सामग्री के माध्यम से जब अध्ययन किया जाता है, तब अध्ययन के अंदर क्या है, आपके स्थायित्व आता है। क्या आता है विद्यार्थियों? स्थायित्व आता है। हम 6ठे सूत्र की बात करेंगे, और वो 6ठा सूत्र है आपका कर्म कारक का, वो है आपका तथा युक्तम। तथा युक्तम चानिपशितम। तथा युक्तम चानिपशितम। विद्यार्थियों, ये सूत्र क्या कहता है देखिए, तथा युक्तम चानिपशितम। यहाँ पर जो इष्ट कारक है, चाहा हुआ कारक है, उस चाह इष्ट कारक है। इष्ट कारक के साथ साथ विद्यार्थियों क्या है, अगर अनचाहा कारक भी आ जाए तो, कौन सा कारक आ जाए तो, अनचाहा कारक भी आ जाए तो वहाँ पर अनचाहे कारक में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा विद्यार्थियों? द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक का प्रयोग किया जाएगा। ये तथा युक्तम चानिपशितम, इसको ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से हमने बहुत अच्छी प्रकार से सीखा था। देखिएगा, अनचाहे कारक में भी कौन से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अनचाहे कारक में भी, इष्ट कारक के साथ। किस कारक के साथ? इष्ट कारक के साथ। अनिष्ट, अनचाहा कारक आए, अनचाहा, तो उसमें भी कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति का तथा युक्तम चानिपशितम सूत्र से प्रयोग किया जाएगा। जैसे वो वाक्य के माध्यम से हम समझते हैं, और जैसे कि देखिएगा, सा ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। वह गांव जाते हुए अनायास में तिनकों का स्पर्श या घास का स्पर्श कर लेती हैं। वह एक स्त्री गांव जा रही है, जो मार्ग में भूट नाम का घास पड़ता है, गच्छन जाते हुए तृणम अर्थात घास का स्पर्श कर लेती है। तो तृणम जो ये अनचाहा कारक है विद्यार्थियों, कैसा कारक है? अनचाहा कारक है। अनचाहे कारक में भी तथा युक्तम चानिपशितम सूत्र से कौन सी विभक्ति? द्वितीय। ये देखिएगा, चाहा का ग्राम, वह गांव जाना चाहती है। गच्छन सत्री प्रत्यांत गम धातु है, सत्री प्रत्यांत है, और स्पृशति में स्पृश धातु है मूल रूप से। गांव जाते हुए तिनकों का घास का स्पर्श हो जाता है अनायास में भी। जैसे कि देखिएगा, स आपणम गच्छन, स आपणम गच्छन चौरान पश्यति। वह बाजार जाते हुए या दुकान जाते हुए चोरों को अनायास देखे। जाना है का उसका, कहाँ जा रहा है? वो आपणम जा रहा है, दुकान जा रहा है। बीच रास्ते में उसने क्या देख लिया? चोरों को भी देख लिया। चोरों को देखना कौन चाहेगा? दुष्टों को कौन देखना चाहेगा? कोई नहीं देखना चाहता है। तो वो जा रहा है, जाते हुए जा रहा है। कहाँ जाना चाह रहा है? इष्ट क्या है? चाहा हुआ, उसका कहाँ जाना चाह रहा है? क्या कहाँ जाना चाह रहा है? आपणम, दुकान जाना चाह रहा है, और बीच में उसने क्या है? चोरों को देख लिया। ये अनचाहा कारक है। चौरान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, रामान, वैसे चौरान के अंदर। इस प्रकार से तथा युक्तम चानिपशितम। फिर विद्यार्थियों देखिएगा, अगला सूत्र आपका 7वां है, वो है अभिनिविशश्च।
आपका सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है देखिएगा, एक उपसर्ग है आपका अभी, एक आपका है वी, और धातु है आपकी वो है विष धातु। कौन सी धातु है? विष धातु के योग में अच्छे मार्ग और बुरे मार्ग के अंदर यदि जाना हो तो वहाँ पर अभी और नी उपसर्गों के योग में विष धातु का प्रयोग हो तो वहाँ पर अच्छे जो कार्य करना चाह रहा, अच्छा या बुरा, उसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का अभिनिवेशश्च सूत्र से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का विद्यार्थियों क्या हो जाता है? प्रयोग हो जाता है। जैसे सन्मार्गम, सन्मार्गम अच्छे मार्ग की ओर, अच्छे कार्य के, सत्कार्यम कर दीजिए, सन्मार्गम कर दीजिए, सन्मार्गम अभी नी उपसर्ग आ गया, विशते, अभिनिविशते, वह अच्छे मार्ग की ओर प्रवेश करने का प्रयास करता है, अब अच्छे मार्ग की ओर चलने का प्रयास करता है। जैसे सा सत्कार्यम, सत्कार्यम, सत्कार्यम अभी निविशते, सत्कार्यम अभिनिविशते, वह अच्छे कार्य की ओर जाने का प्रयास करती है। सा स्त्रीलिंग है यहाँ पर, अच्छे कार्य की ओर। यदि इसी प्रकार हम कुमार्गम की बात करें तो दुष्ट कुमार्गम अभिनिविशते, दुष्ट जो है वो बुरे मार्ग की ओर जाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर अभी और नी उपसर्ग पूर्व विष धातु के योग में सन्मार्गम, सत्कार्यम और कुमार्गम शब्दों के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। विद्यार्थियों, आज हमने बात की आपके उक्त कार्य की, उक्त कार्य में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देना है। और पिछले जो कमेंट आए शानदार हाइलाइट्स कमेंट, मैं अभी एक मोटिवेशन वीडियोस बना रहा हूँ, उन सभी के नाम में उसके अंदर उद्घोष करूँगा, नाम लूँगा, लेकर के सभी को उसके बारे में जानकारी प्रदान करूँगा। जो विद्यार्थियों की एक तत्परता है, जो विद्यार्थी इन क्लासेस के माध्यम से जो अभ्यास कर रहे हैं, अध्ययन के प्रति जो जागरूक हैं, उन सब के मैं नाम लेकर के कमेंट बॉक्स के अंदर जिसने कमेंट किए उनके नाम लेके बताऊंगा। और विद्यार्थियों, आप दोस्तों जो आप इस क्लासेस को देख रहे हो, आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है तो कम से कम 24 से 48 घंटा में 1 के व्यूज़ देने का मुझे प्रयास करें, ताकि मैं आपके लिए प्रेरित होकर के अच्छी क्लासेस लेके आऊँ। देखिए इस क्योंकि इन क्लासेस के माध्यम से जब इतनी संसाधन न होने की वजह से जब हम यहाँ पर क्लासेस, हमारी जो टीम है क्लास रिकॉर्ड करने का प्रयास करती है, तो यहाँ पर सब कुछ पंखे वगैरह बंद रह करके एक पूर्णतः उजाले के अंदर इस क्लास को चलाना पड़ता है। तो इस लॉकडाउन के अंदर जो पूर्णतः निःशुल्क क्लास में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, अच्छी मेहनत करके आपके लिए अच्छा प्रयास करके, तो आप भी अच्छी मेहनत करके अच्छा प्रयास करके अध्ययनरत रहिए, अभ्यास कार्य करते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसरों के उत्तर देते रहिए। अच्छी क्लास लगी तो कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर देना, इसके अंदर यस करके या वेरी नाइस क्लास या जो भी आपको लगा, और जो आप सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं और अच्छे व्यू देने का प्रयास करें। चैनल पर नए हैं या नहीं हैं तो भी अपने मित्रों को प्रेरित कीजिए कि इस प्रकार का चैनल है जो सर हमारे लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई किसी के जाता नहीं है। रीट के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे आपके मित्र होंगे, कम से कम एक विद्यार्थी के या एक मित्र के कम से कम 3 से 4 या 10 से 15 मित्र तो होते ही हैं। तो प्रत्येक एक मित्र को आप कहते रहिए। इससे क्या है कि चैनल के अंदर सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त होता रहेगा और मैं भी आपके लिए संपूर्ण कोर्स को लाने का निरंतर उत्साह के साथ प्रयास करता रहूँगा। तो इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, आगे देखिएगा। अभी कर्म कारक पूरा नहीं है, अभी उपपद विभक्तियों का अलग से मैं क्लास आपको देने वाला हूँ। कल उपपद विभक्तियों की क्लास दूंगा। और अकथितम च अर्थ निबंधनीय संज्ञा, 16 धातुओं की अर्थ निबंधनीय संज्ञा। कितनी धातुओं की विद्यार्थियों? अर्थ निबंधनीय संज्ञा, निबंधनीय अर्थ निबंधनीय संज्ञा कितनी धातुओं की? 16 धातुओं की जो होती है अकथितम च सूत्र से, उसके मैं प्रत्येक धातु के एक 2 उदाहरणों के माध्यम से मुख्य कर्म बताने का आपको प्रयास करूंगा, इप्सित कर्म बताने का प्रयास करूंगा, गौण कर्म बताने का प्रयास करूंगा और अकथित कर्म बताने का प्रयास करूंगा। किस प्रकार से वहाँ पर होते हैं वो अलग से वीडियो आपको दूंगा, ताकि एक साथ सारा दे देने से क्या है कि
थोड़ी समस्या होती है पूरा देखने में, इसलिए अलग से मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। शॉर्ट वीडियो होगा, अच्छे से उसको आप देख के डाउट को पूरा क्लियर करके कर्म कारक को एकदम अपने इस माइंड के अंदर सेटअप कर दीजिए, जिससे कि आपके रीट के एग्ज़ाम के अंदर एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। ये मेरी गारंटी है। इन क्लासों के माध्यम से आप अच्छे से अध्ययनरत रहिए, यही है। बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, छोटों का ख्याल रखिए, अपना स्वयं का ख्याल रखते हुए विद्या अध्ययन को टाइम दीजिए और अपने आप को हमेशा चुस्त रखिए, तंदुरुस्त रखिए, स्वस्थ मन से अध्ययन कीजिए। अवश्य सफलता एक दिन आपके चरणों में होगी। धन्यवाद। मिलते हैं उपपद द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के नेक्स्ट क्लास के अंदर।